Hey guys, I am Komal Agrawal and you are watching Vet Igniter. So आज हम पढ़ने वाले हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में. So what is amino glycosides? Actually, amino glycosides is an antibiotic. ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही होगा. अभी हम बात करते हैं कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का हम क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा आज कवर करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि हिस्ट्री क्या थी. तो जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स थी उसमें भी सबसे पहली जो फर्स्ट अमाइनो ग्लाइकोसाइड थी उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो थी वो सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड की थी, तो वो 1944 में एक वॉक्समैन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर्ड की थी. और वॉक्समैन एंड कोवर्कर ने. ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है हमारी क्या है, फर्स्ट अमाइनो ग्लाइकोसाइड है जो कि 1944 में वॉकमैन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड की थी. ठीक है, अभी ये जितना भी मैं डेटा बताऊंगी सारा सांधू से है, तो ट्रस्ट करना. और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. इनको कब मिला था, 1952 में. इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया. ठीक है, अब एक ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या है, और सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट सेमी सिंथेटिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या है. तो सेमी सिंथेटिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो वो होता है अमीकासिन. आपने सुना होगा, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था अमीकासिन. ठीक है, अभी भी यूज़ होता है. अमीकासिन जो है वो सेमी सिंथेटिक इसलिए है क्योंकि मतलब दो टाइप के अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं. एक नेचुरली जो कि हमें नेचुरली बैक्टीरिया से मिले हैं, और दूसरे सेमी सिंथेटिक जो कि हमने किसी से सिंथेटिकली फॉर्म किए हैं. तो अमीकासिन जो है वो कैनामाइसिन से बनाया गया था. कैनामाइसिन से. ठीक है, तो ध्यान रखना. अभी हम आ जाते हैं बाकी की चीज़ों पे. तो सबसे पहले हमने ये पढ़ने के बाद अब हम इसके मेन प्रॉपर्टीज या क्लासिफिकेशन या सोर्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले सोर्स पढ़ने से भी पहले तुम्हें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए. तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का क्लासिफिकेशन. अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स मेनली जो हैं वो एक्ट करते हैं, उससे भी पहले ये पता होना चाहिए वो किस पे एक्ट करते हैं. तो नेगेटिव बी याद कर लो बस. नेगेटिव बी मतलब कि वो जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ही एक्ट करते हैं और किसी पे एक्ट नहीं करते. सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, ना तो एनारोबिक पे काम करते हैं ये, ना ही ग्राम पॉजिटिव पे काम करते हैं. बहुत ही कम मतलब काम करते हैं. तो इसी वजह से ये इनका मतलब एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम है, या फिर हम कहें नैरो स्पेक्ट्रम. ठीक है, सर कहाँ है, पूरा ही हट गया क्या, पूरा ही हट गया. सुनो, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की जब हम बात करेंगे तो इनका क्लासिफिकेशन की, तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए. एक नैरो स्पेक्ट्रम, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और एक एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम. एक्सपेंडेड बोल दिया. ठीक है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम. तो नैरो स्पेक्ट्रम में दो ही आते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया था कि फर्स्ट सबसे पहले कौन सा मिला था, स्ट्रेप्टोमाइसिन. तुमने क्लिनिक्स पे देखा होगा, डीसी के नाम से आता है. ठीक है, उसके अंदर होता है, बहुत सारी प्रिपरेशन आती है इसकी. और दूसरा है डाईहाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन. ठीक है, अब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें तो जो नैरो स्पेक्ट्रम थे मैंने बताया कि वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव एरोबिक बेसिलाइज पर ही काम करेंगे. ठीक है, अब अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये मेनली तो ग्राम नेगेटिव के लिए इफेक्टिव थे, बट समवॉट पॉजिटिव पे भी काम कर रहे थे, तो इसी वजह से इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोला गया. तो इसमें आते हैं नियोमाइसिन. ठीक है, एक नियोस्पोरिन करके पाउडर आता है, उसके अंदर होता है नियोमाइसिन. कैनामाइसिन. ठीक है, पैरोमोमाइसिन, प्रेमाइसिटीन, और अर्बिकासिन. ठीक है, ये सारे जो हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. और एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम जो इनसे भी ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, बाकी और भी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के अलावा
अदर ग्राम जैसे कि सूडोमोनाज वगैरह होता है उस पर भी थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो, जैसे कि जेंटामिसिन, ठीक है, अमीकासिन, सिसोमिसिन और टोब्रामिसिन, टोब्रामाइसिन होता है, सॉरी, और नेटलिमिसिन। अब ये मिसिन माइसिन ये क्या चल रहा है, ये तुमने सोचा? तो हम क्या, मैं बताती हूँ। जो भी, जिनके भी पीछे माइसिन आ रहा है वो एक, ये सारे के सारे जितने भी हैं वो डेराइव किए गए हैं एक्टिनोमाइसिटीज से, एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप से। तो एक्टिनोमाइसिटीज में भी एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसीज। जो भी स्ट्रेप्टोमाइसीस से डराइव हुआ है उसके पीछे माइसिन है सफिक्स में, क्या है, माइसिन। और जो भी मिसिन, जिसके भी पीछे सफिक्स में मिसिन है, वो माइक्रोमोनोस्पोरा से डराइव हुआ है, माइक्रोमोनोस्पोरा। तो अगर मैं तुमसे कहूँ जेंटामिसिन किससे हुआ है, तो जेंटामिसिन आ रहा है ना, तो माइक्रोमोनोस्पोरा से आया है। और जिसके भी पीछे जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिस से वो ऑब्टेन हुआ है। तो अभी बता देते हैं कि कौन किससे हुआ है। तो अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमें कहाँ से ऑब्टेन हुआ होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, ठीक है। अगर हम नियोमाइसिन की बात करें, नियोमाइसिन की, तो वो होता है हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से, ठीक है। अगर हम कैनामाइसिन की बात करें, कैनामाइसिन, ठीक है, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसिटीज से होता है, ठीक है। अगर हम टोब्रामाइसिन की बात करें तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिस टेनेब्रेसियस से होता है, ब्रेवियस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जेंटामिसिन पे। तो जेंटामिसिन में मिसिन MICIN आ रहा है, ठीक है। तो ये किससे होगा, ये मैंने बताया था ना, ये माइक्रोमोनोस्पोरा, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया, ठीक है। ये याद कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामिसिन का, ठीक है। अगर हम सिसोमिसिन की बात करें, सिसोमिसिन की, तो वो भी माइक्रोमोनोस्पोरा यूनोजेंसिस, ठीक है, इससे होता है। तो ये सारे हमारे सोर्स थे कि हमें कहाँ से ये सारे एंटीबायोटिक्स डिराइव हुए, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं, हमने ये पढ़ लिया है कि इसकी हिस्ट्री पढ़ लिया है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, और हम अब बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखो स्ट्रक्चर तो मैं नहीं बना सकती हूँ, काफी खतरनाक से स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अब मैं बात कर लेती हूँ डायरेक्ट स्ट्रक्चर की। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उसमें मेनली क्या होता है, टू और मोर शुगर्स एक ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से लिंक होती हैं, ज्वाइन बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। देखो अमाइनो ग्रुप, हाँ इसके नाम में ही आ रहा है अमाइनो और ग्लाइकोसाइड। तो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड और टू और मोर शुगर्स हैं जो कि ग्लाइकोसाइड लिंकेज के थ्रू, किससे, हेक्सोज एक, ठीक है, हेक्सोज भी नहीं कह सकते हम, एक रिंग होती है अमाइनोसिटॉल की, ठीक है, तो उससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना कि 2 या 3 अमाइनो शुगर्स हैं जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू एक हेक्सोस रिंग से अटैच्ड है, ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लें अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की, देखो जब तुम्हें प्रॉपर्टीज पता है तो तुम्हें पता है कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, इसका नेचर क्या है, कहाँ कैसे एक्ट करेगा। तो प्रॉपर्टीज याद करना एकदम मैंडेटरी है। अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आती है तो तुम हीरो हो, ठीक है। तो अब तुम्हें प्रॉपर्टीज ध्यान से याद करनी है। तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल है मींस पोलर हैं, पोलर हैं तो मतलब क्या है, ये आयनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इन सब से तुम क्या रिलेट करते हो कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, ये लिपिड इंसॉल्युबल हैं,
ठीक है, लिपिड के लिए कोई सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो ये कोई भी सेल मेम्ब्रेन को उतना इजीली पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की होती है, फॉस्फोलिपिड्स की। तो ये सब ध्यान रखना, ये सारी बातें। दूसरी प्रॉपर्टी इसका जो होता है, अब मैंने इसमें बताया था तुम्हें, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक हेक्सोस ग्रुप होता है जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं। तो इसका जो अमीनो ग्रुप होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। अब अमीनो एसिड्स तो किसी भी नेचर के हो सकते हैं, एसिड बेसिक न्यूट्रल, बट यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप्स हैं वो बेसिक नेचर के हैं, इतना ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, अब ठीक है, ये बेसिक नेचर का है और जितने भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अल्कलाइन नेचर में ज़्यादा होती है। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में वो ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब होता है। अगर हम इनकी एब्जॉर्बेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये वाटर सॉल्युबल है और इनके पास जो पोलैरिटी आती है ना वो OH ग्रुप की वजह से होती है। कोई आपसे पूछे कि इनकी पोलैरिटी किसकी वजह से है तो OH ग्रुप की। अल्कलाइन नेचर किसकी वजह से है? अमीनो ग्रुप, जो कि बेसिक नेचर का है। ठीक है, और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो कैटाइनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। कैटाइनिक, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, वाटर सॉल्युबल होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, अल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, OH की वजह से पोलैरिटी होती है, कैटाइनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना, बस इतनी ही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो मेन मेन है, कि अल्कलाइन पीएच पे ज़्यादा एक्टिव है। अच्छा, एक चीज़ और यहीं सुन लो, पांचवा, कि इसको हम ओरल नहीं देते हैं, एब्जॉर्ब ही नहीं होता है ये ओरल, तो हमेशा इसको पेरेंट्रल या ट्रॉपिकल दिया जाता है। या तो पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्टर किया जाएगा, मतलब या तो IM रूट से या फिर IV रूट से या फिर पेरिटोनियल रूट से। ठीक है, तो किसी भी रूट से दो, पर पेरेंट्रल ही जाना चाहिए। या फिर हम टॉपिकल देते हैं, जैसे तुमने देखा होगा जेंटामिसिन वगैरह की कुछ क्रीम्स वगैरह आती हैं, तो या फिर टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं। ओरल देते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल मतलब 90% होता ही नहीं है, एज सच एक्सक्रीट आउट हो जाता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हाँ, अगर किसी को अल्सर वगैरह हो रखे हैं तो ज़रूर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट वैसे नॉर्मली नहीं होता है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टी तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो अगर हम लगातार 4 एंटीबायोटिक्स कवर करने वाले हैं, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स ग्रुप, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल वाला ग्रुप और मैक्रोलॉइड्स। ठीक है, हम 4 ग्रुप कवर करने वाले हैं। मैं उससे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने से पहले सबसे पहले तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करना चाहूँगी, मतलब क्योंकि लोगों के बेसिक्स ही इतने बेकार होते हैं तो फिर काम ही नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले तुम्हारे बेसिक्स कवर करने के लिए तुम्हें अब 10th वाली 11th वाली चीज़ें आनी चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए, फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि ये प्रोटीन इनहिबिटर होते हैं। तो प्रोटीन प्रोटीन कौन बनवाता है हमारे यहाँ? तो प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को बोलते थे हम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भी पढ़ने से पहले तुम्हें एक बिल्कुल नया आइडिया होना चाहिए। देखो, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, कुछ नया करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारा सेल है। ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा DNA पड़ा हुआ है। अब यहाँ DNA से जब भी mRNA फॉर्म होता था, ये हमारा mRNA फॉर्म हो गया। तो DNA से जब mRNA फॉर्म होता था तो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो mRNA होता था ये न्यूक्लियस से बाहर जाता था। ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर जाके ये साइटोप्लाज्म में चला जाता था और वहाँ साइटोप्लाज्म में जाके इसका ट्रांसलेशन होता था। तो यहाँ पे mRNA से क्या बनता था? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता था और उस प्रोटीन के फॉर्मेशन को क्या बोलते थे? ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे इस प्रोटीन में अमीनो एसिड्स पड़े हुए हैं, बट अभी हमें बनाना है प्रोटीन, और यहाँ पे mRNA भी पड़ा हुआ है, तो और यहाँ पे tRNA भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें बनाना है प्रोटीन, तो वो कैसे बनेगा अब उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो
अब इसके लिए हमें 4 स्टेप होते हैं ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए। हमारा मेन फोकस ट्रांसलेशन पे है, इसीलिए ट्रांसलेशन बता रही हूँ, क्योंकि सब भूल चुके होंगे। मैं जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगी कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के 4 स्टेप होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन। क्या होता है फर्स्ट स्टेप? इनिशिएशन। तो ये है हमारा mRNA। ठीक है, mRNA हमारा 3' to 5' या फिर 5' to 3' जो भी है वो होगा। अब उसमें ये स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की और ये लार्जर सब यूनिट। ठीक है, ये 50S मान लो और ये 30S। ठीक है, तो इसमें अब 2 साइट हैं, एक एक पी साइट और एक ए साइट। ए पी ई तुमने 3 सुना होगा, एक इलोंगेशन साइट है ना, ये तो हम नीट में पढ़ के आते थे। तो एपीई वाला, तो ये जो पी साइट होता है इस पर सबसे पहला जो होता है टीआरएनए आता है। तो टीआरएनए आने से पहले भी पता है क्या होता है? टीआरएनए आने से पहले भी हम टीआरएनए को चार्ज होना होता है। तो चार्जिंग कैसे होता है कि ये हमारा सपोज कर लो ये हमारा टीआरएनए है। अब ये टीआरएनए को एक अमीनो एसिड को लोड करना होगा। अब वो अमीनो एसिड कौन सा लाएगा? जो यहाँ पर कोडॉन है, जो यहाँ पर कोडॉन है। पी पे स्टार्टिंग कोडॉन होता है, जैसे कि AUG है, तो उसका एंटी कोडॉन जो होगा वो इस वाली अमीनो एसिड पे होगा प्रेजेंट। तो ये होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, कि टीआरएनए ने अपने ऊपर अमीनो एसिड को लोड कर लिया है। उस टीआरएनए का काम है ट्रांसफर करना अमीनो एसिड्स को। तो वो सबसे पहला अमीनो एसिड लेकर आ गया, और सबसे पहला अमीनो एसिड किसके पास आता है? पी पी साइट पे। ठीक है, पी साइट पे सबसे पहला अमीनो एसिड हमारा आ गया। अब क्या होता है? दोबारा दोबारा आएगा। ये हमारा पहला स्टेप था, तो ये था इनिशिएशन प्रोसेस, कि टीआरएनए जो है वो पी साइट पे आके एक्ट करेगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा होता है स्टेप कि अब दोबारा से जो टीआरएनए है वो क्या करेगा? दूसरा अमीनो एसिड लाएगा ए साइट पे। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या करा? ये दूसरा अमीनो एसिड लाया। तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप, या फिर इसी को मान लो। ठीक है, कि इस वाले जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अमाइलो असाइल टीआरएनए। ये तो तुमने नीट में पढ़ा होगा, मैं इतना डिटेल नहीं देना चाहूंगी। मेरी आवाज ठीक है, अभी क्या होता है कि जब ये दोनों ऑक्यूपाई हो गए तो अभी नया टीआरएनए आना है। उससे पहले पहले क्या होता है? ये हमारी इनिशिएशन प्रोसेस थी। अब ये 3D भी नहीं चल सकता है कि मैं इसको खिसका दूं। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेप मैंने बता दिया कि पहला 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 अमीनो एसिड को लाना है किस पे? इनिशिएशन होना है हमारा पी साइट पे आके। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? कि न्यू अमीनो एसिड जो आएगा वो आएगा किस पे? ए साइट पे। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप होता है पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्म होना। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो वो होता है हमारा थर्ड स्टेप, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। चौथा स्टेप बनाने के लिए मुझे इसको खिसकाना पड़ेगा, उसके लिए नई ड्राइंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा mRNA। यहाँ पे कोडॉन्स थे कुछ कुछ, यहाँ पे हमारा बड़ा वाला स्ट्रक्चर था, यहाँ छोटा वाला। ठीक है, मतलब ये 50S राइबोसोमिक, ये 30S राइबोसोम। यहाँ पे हमारी पी साइट थी, यहाँ पे हमारी ए साइट थी। तो मैं तुम्हें क्या बता रही थी कि फोर्थ स्टेप में क्या होता है? 3 स्टेप तो मैंने तुम्हें बता दिए। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है? जो हमने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म किया था अमाइनो एसिड में, 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में, अब क्या होता है? हमें वो चेन ट्रांसफर करनी होती है पी साइट टू ए साइट। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो चेन थी ना टीआरएनए के साथ, वो पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे कि ये अमाइनो एसिड 1 और ये अमाइनो एसिड 2। ठीक है, तो ये हो गया पी साइट टू ए साइट ट्रांसफर होता है। ठीक है, अभी हमारा फिर से, अब हमारा क्या होता है? फिफ्थ स्टेप और होता है, एक लास्ट स्टेप है। उसमें क्या होता है कि ए साइट पे हमेशा न्यू 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 अमीनो एसिड आ रहे होते हैं। तो ये क्या होता है? ये फिर से एक और बार ट्रांसफर होता है। ये जो अब की बार क्या होगा? यहाँ पे टीआरएनए भी साथ में आया था। अब की बार क्या होगा? टीआरएनए फ्री होके जाता रहेगा और सिर्फ चेन जो अमाइनो एसिड है उनका ट्रांसफर होगा। क्योंकि अब ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है कि जो राइबोसोम है वो मूव कर रहा है एमआरएनए के साथ, जिसकी वजह से नेक्स्ट कोडॉन एक्सपोज हो जाए। मतलब ये इधर साइड खिसक रहा है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कोडॉन है जैसे AUG, जो जो भी है यहाँ पे, तो वो क्या है? वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये ऐसे इधर साइड मूव करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? कैसे बताऊं? ये हमारा
यहाँ पे पी साइट, यहाँ पे ए साइट। तो दोबारा से क्या होगा, ये जो है, ये जो अमाइनो एसिड्स की चेन थी इधर शिफ्ट होती चलेगी और फिर से हमारी जो ए साइट है वो एक्सपोज्ड हो जाएगी। यहाँ पे दोबारा से पी साइट आ सकता है और पूरी चेन फॉर्म होती चलेगी ऐसे 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 करके, तो हमारा एक प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें समझ आया। तो पांचवा स्टेप क्या है कि फिर से ए टू पी साइट ट्रांसफर करना। ठीक है, दोबारा देख लो। अभी पहला स्टेप क्या था कि पी साइट पे एक चार्ज टीआरएनए का आना अमीनो एसिड को लेके। फिर सेकेंड स्टेप क्या था कि ए साइट पे आना न्यू अमीनो एसिड का। फिर थर्ड स्टेप क्या था कि पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्म होना। फोर्थ स्टेप क्या था हमारा कि वो पी टू ए साइट ट्रांसफर। ठीक है, पी टू ए साइट। ठीक है, तो हमने क्या बताया, ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम पी टू ए। लिख ही देती हूँ, तुम तो भूल भी जा सकते हो। ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड चेन फ्रॉम पी साइट टू ए साइट। ठीक है, पी से ए पे ट्रांसफर हो गई है पूरी, यहाँ से यहाँ चले गई है। ठीक है, उल्टा कर लेना, ए टू नीचे ए वन ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा से वही होता है कि जो राइबोसोम है, लिख ही देती हूँ, राइबोसोम मूव अलोंग विथ एमआरएनए जिससे नेक्स्ट कोडॉन एक्सपोज हो सके, टू एक्सपोज द नेक्स्ट कोडॉन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन हो रहा है पूरा पेप्टाइड चेन का। ठीक है, ए साइड से पी साइड पे, अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना, ये तुम्हें सारे स्टेप समझ आ चुके हैं, मतलब अब दोबारा से मत कहना मेरे से कुछ भी कि नहीं समझ आया। प्लीज एक बार दोबारा से देख लेना, ना समझ आए तो। अब देखो, अब आ जाते हैं हम वापस से अपनी दुनिया में कि हमने ट्रांसलेशन पढ़ लिया, बहुत खतरनाक सा। अब हम आ जाते हैं अपनी दुनिया में। तो सबसे पहले ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं, तो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन भी देता है और बैक्टीरियोसाइडल भी। मेनली जो है ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन प्रोवाइड करता है। और वो भी कैसे, ये कंसर्न दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक कंसंट्रेशन डिपेंडेंट कि हमने कितना अमाउंट में दिया, और दूसरा चीज़ ये O2 डिपेंडेंट होती है, इसकी जो साइकिल होती है। तो जहाँ पे O2 है वहाँ पे तो काम करेगा, और जहाँ पे O2 नहीं है वहाँ पे एनारोबिक मीडिया में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं। हाँ, तो ये जो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन है ये दो फेज में करता है। ठीक है, बाईफेजिक कह सकते हैं हम। तो पहला होता है कि हमें एंट्री करानी है, एंट्री ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स इनटू बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर हमें एंट्री करानी है। और दूसरा होता है कि राइबोसोमल बाइंडिंग टू अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, पहला काम है हमें एंट्री करानी है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे कराते हैं, सबसे पहले इसको बोलते हैं पसाज एक्रॉस सेल वॉल। तो देखो, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ये हमारा पूरा ही सेल है, मतलब ये सेल वॉल मान लो। इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन बना देती हूँ, ये न्यूक्लियस मान लो, जो भी है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ नहीं करना है। तो क्या कह रही हूँ मैं, तो मेनली क्या होता है कि पोरेंस नाम के चैनल्स होते हैं सेल के वॉल के अंदर। तो उस सेल वॉल के अंदर जो पोरेंस नाम के चैनल्स हैं उनके थ्रू ये एंट्री ले लेता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल है। क्या सोच रहे हो इतनी देर से, किसकी सेल वॉल बना रही है, बैक्टीरियल सेल वॉल है। उसके अंदर पोरेंस के थ्रू ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो है वो एंट्री ले लेगा। और ये कहाँ तक जाएगा, एंट्री होती है किसके थ्रू, पोरेंस चैनल्स के थ्रू, और ये पहुंच जाता है रीच टू पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में पहुंच जाता है। अब अब क्या करना है हमें, इसको अब सेल मेम्ब्रेन से के पार कराना है। ठीक है, तो पैसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि O2 डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। अगर वहाँ पे O2 है तो ये
लिंक कर जाता है पीटीसी से। ठीक है, तो अब इसके भी दो फेज होते हैं इस वाले प्रोसेस को होने के लिए। मैं तुम्हें अगले में बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो इसका होता है फेज 1 और ये फेज 2। दो प्रोसेस में ये सेल मेम्ब्रेन पास कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो मैंने हमारा जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो कैटाइनिक इन नेचर होता है, मैंने तुम्हें बताया था ये। तो ये कैटाइनिक नेचर का होता है। जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो होती है एनायनिक नेचर की। कैसी? अनायनिक नेचर की। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और ये भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में, क्योंकि कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। और जब जब एसिडिक मीडियम होगा वो इंक्रीज करा देता है इंटरेक्शन को, क्योंकि आयनाइजेशन बढ़ जाता है। आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि जो हमारी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स थी वो सेल वॉल को पास की, किसके थ्रू? पोरेंस के थ्रू। पोरेंस के थ्रू कहाँ पहुंच गई? वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में पहुंच गई, वहां से O2 डिपेंडेंट मैनर में ये, और एल्कलाइन पीएच के अंदर। एसिडिक नहीं, एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन पीएच चाहिए ना, और उसके थ्रू ये कहाँ चले जाएंगी? सेल मेम्ब्रेन को कवर कर लेंगी। ठीक है, तो तीन चीज़ ही ध्यान रखना है कि जैसे अगर वहाँ पर मेम्ब्रेन में कुछ कैल्शियम या मैग्नीशियम लाइक कैटाइंस हुए तो वो प्रिवेंट करते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की एंट्री को। ठीक है, कैल्शियम या मैग्नीशियम वगैरह जो होते हैं, और ये सब एक्टिव मीडिएटेड होता है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एटीपी का रिक्वायरमेंट है, और कैरियर मीडिएटेड भी हो सकता है ये। और यहाँ पे अगर एरोबिक एनारोबिक मीडियम हुआ तो रेजिस्टेंट होता है, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। तो अब आ जाते हैं हम, हमारा जो मेन स्टेप है, ये तो हमने अंदर पहुंचा दिया। अब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच चुकी है जो हमारी अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। अब क्या करती है वो? बाइंडिंग ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड टू बैक्टीरियल राइबोसोम। अब ये है हमारा मेन फीचर, तभी तो जाके प्रोटीन को इनहिबिट करेगा। तो देखो ये क्या करता है। वैसे तो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो दोनों पे काम करते हैं, 30S पे भी और 50S पे भी, बट 30S से इनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। तो अगर मैं कहूँ कि उन्हें दोनों मिल रहा है तो वो किस पे बाइंड करना चाहेंगे? तो वो 30S पे ज़्यादा बाइंड करना चाहेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि 30S सब यूनिट के लिए ज़्यादा एफिनिटी होती है। किसकी? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की। तो ये क्या करते हैं, ये इनिशिएशन स्टेप को ही रोक देते हैं। मैंने तुम्हें सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि ये हमारे स्मॉल, ये लार्जर सब यूनिट, और यहाँ पे ये पी साइट, ये ए साइट। पी साइट पे जो चार्ज टीआरएनए आ रहा था ना, जो चार्ज टीआरएनए आ रहा था अमाइनो एसिड, उसको आने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनिशिएशन स्टेप ही रुक गया। पेप्टाइड चेन्स तो क्या बनेगी? ठीक है, तो प्रिवेंट इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन को ये रोक दिया, जिसकी वजह से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा फिर तो, मतलब पूरा का पूरा, मतलब कोई भी प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो कोई कुछ काम ही नहीं हो पाएगा आगे का। तो मतलब प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर देते हैं ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो अब तुम लिख के कैसे आओगे? ठीक है, तो तुम सबसे पहले वही लिखना कि हमने कैसे किया था, कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स थे, वो कैटायनिक नेचर के थे, यहाँ पे सेल वॉल थी, सेल वॉल के थ्रू, मतलब ये एक मैं माइंड मैप बना दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे पोरेंस चैनल्स थे, उसके थ्रू पेरिप्लाज्मिक स्पेस में चला गया, पेरिप्लाज्मिक स्पेस से O2 डिपेंडेंट मैनर में, और एल्कलाइन पीएच के होते हुए ये क्या किसको क्रॉस कर देगा? सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी फिर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को कहाँ एंट्री लेनी है? राइबोसोम से अटैच होना है। तो राइबोसोम से अटैच मेनली किससे होगा? 30S से।
ठीक है। राइबोसोम कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये जो है 30S से अटैच होगा, 50S से भी हो सकता है, पर 30S से ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड होता है। और ये क्या क्या काम कर रहा है देखो, ऐसा बोला जाता है ये 3 काम करता है। पहला तो ये इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर विथ इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। दूसरा ऐसा बोलते हैं कि ट्रांसलोकेशन ब्लॉक भी करता है, बट उतना प्रोमिनेंट नहीं सुना गया है। पहले ही प्रोसेस रोक दी तो ट्रांसलोकेशन तो क्या ही है, मतलब जो मतलब ए साइट से पी साइट पे जा रहा था ना, ठीक है। सबसे पहले थर्ड याद दिलाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता था, पी साइट पे एक नया अमीनो एसिड आता था, फिर टी ए साइट पे आता था, फिर पेप्टाइड चेन फॉर्म होती थी, फिर उसके बाद पी टू ए होता था, फिर ए टू पी होता था ट्रांसफर। तो इस वाले प्रोसेस को भी बंद करा देता है, ठीक है। ए टू पी ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करा देता है, ठीक है। और तीसरा बोला जाता है कि एमआरएनए कोडॉन डिस्टॉर्शन, मतलब इनकरेक्ट अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक। तो ये 3 काम करा रहा है कि क्योंकि मिसरीडिंग ऑफ कोडॉन कर देता है ये, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम आ जाते हैं वापस, क्या रेस्ट ले लें हम, बहुत थक गए। तो ये तुम्हें समझ में आ गया हो। अब देखो मैं तुम्हें 5 मिनट में इसकी समरी भी बता दूंगी कि तुम्हें ये याद कैसे करना है, ठीक है। तो उससे पहले उसके बाद जो भी है हमें पढ़ना है बैक्टीरियल रेजिस्टेंट। अब बैक्टीरिया तो रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। हमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स दे रहे हैं, उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो कैसे कैसे हो जाते हैं, ये भी 1-2 मार्क्स में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन भी। तो 3 तरीके हैं बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट होने के, कि वो अपने पोरेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर ले, तो पोरेन से एंट्री नहीं मिलेगी, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ पोरेन, ठीक है। तो जिसकी वजह से कोई भी ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। दूसरा, वो अपनी बाइंडिंग नेचर को ऑल्टर कर ले, ठीक है। ऑल्ट्रेशन इन बाइंडिंग ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। जिसे बोला जाता है अभी जो है इकोलाई वो रेजिस्टेंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन से, सिर्फ इसी कारण कि वो ऑल्टर कर लिया है अपनी बाइंडिंग साइट्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा। तीसरा जो है वो है मेन, जिसकी वजह से मजा आया पड़ा है। जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम। बैक्टीरिया को मजा आया पड़ा है, हमें नहीं। इनएक्टिवेटिंग एंजाइम, तो बहुत सारे इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है। तो वो इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स का नाम होता है मेनली ट्रांसफरेज, नाम आएगा सबके पीछे, ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ट्रांसफरेज बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं। ट्रांसफरेज एंजाइम बता देती हूँ मैं तुम्हें कि अमाइनो ग्लाइक ग्लाइकोसिल, एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसिल सेम है, और यहाँ पे न्यूक्लियोटिडिल ट्रांसफरेज, ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसिल फिर से सेम है, और फॉस्फोट्रांसफरेज, ठीक है। तो अब बताती हूँ एक एक करके ये कहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है। तुम्हें सब पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। जैसे कि क्या होता है, अभी हम इसकी टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। तो उसने ही इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर दिया है बैक्टीरिया ने। तो तीसरा रेजिस्टेंट का ये तरीका होता है, अभी समझ में आएगा, रुको सब्र करो। टॉक्सिसिटी पढ़ लें क्या पहले? चलो टॉक्सिसिटी पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स किस किस की टॉक्सिसिटी करता है। तो किस किस की टॉक्सिसिटी करता है? एक करता है ओटोटॉक्सिसिटी, मतलब कान से सुनाई नहीं देगा, बैलेंस नहीं होगा, ये सब, ठीक है। एक करता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है।
किडनी, एक करता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, ठीक है। तो अब हम सुनते हैं। ध्यान रखना, कभी भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स दो तो सबसे पहले टॉक्सिसिटी याद आनी चाहिए आपको कि ओटोटॉक्सिसिटी करता है। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ओटोटॉक्सिसिटी कैसे करते हैं, तो ईयर जो होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन होती है फॉस्फोलिपिड्स की। अब वो कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है, वो होता है फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल, ठीक है। इनर ईयर में ये बहुत पाया जाता है। एक सेकेंड। हम्म तो मैं क्या बता रही थी कि कहाँ पे थी मैं, हाँ ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी कैसे कॉज करता है, तो एक तो जो हमारा इनर ईयर होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन होती है फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स जैसे कि फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल्स। और अभी मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंट कैसे होता है, कुछ फॉस्फोलिपिड्स या फिर ट्रांसफरेज एंजाइम्स को इनहिबिट करके, ठीक है, उन्हें इनएक्टिवेट करके। तो एक तो रिलेशन वो बन रहा है, और दूसरा ये होता है जब हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एक लार्ज कंसंट्रेशन पे लॉन्ग ड्यूरेशन तक देते रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो, हाँ मतलब ड्रग है वो हमारे ब्लड में रह जाता है, और वो क्या करता है, वो एक्यूमुलेट होता रहता है कहाँ पे, जहाँ पे एफिनिटी होगी तो पेरिलिम्फ वगैरह में, ठीक है, पेरिलिम्फ में, एंडोलिम्फ में, यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहता है और उसकी वजह से ओटोटॉक्सिसिटी कर देता है। अब हम अगर ओटोटॉक्सिसिटी में भी बात करें कि ये किसको अफेक्ट कर रहा है, कॉक्लिया को या फिर वेस्टिब्यूल को, तो ये दोनों को अफेक्ट करता है। ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी कर रहा है या फिर कॉक्लियर कर रहा है, ये दोनों की कर रहा है, कॉक्लियर भी और वेस्टिब्युलर टॉक्सिसिटी भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर वेस्टिबुलर एरिया में दिक्कत कॉज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि मतलब जितने भी रिफ्लेक्स हैं वो राइटिंग रिफ्लेक्स, हेड टिल्ट हो जाएगा और एटेक्सिया, इनकोऑर्डिनेशन, निस्टैगमस, ये सब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर अगर कॉक्लिया में दिक्कत होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो कॉक्लियर डैमेज पे क्या होगा, हियरिंग लॉस हो जाएंगे, क्योंकि हेयर सेल्स वगैरह होते हैं उसमें, हेयर सेल्स लॉस हो जाएंगे। हेयर सेल्स लॉस हो गए तो हमारा डेफनेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये, और यहाँ से उसका पूरा बैलेंस बिगड़ गया वेस्टिबुलर से, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो अगर हम दे रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना है कि इसकी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की टॉक्सिसिटी बहुत कॉमन होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी पे। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी की अगर हम जब बात करेंगे तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो मेनली एक्ट करते हैं पीसीटी पे, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स पे। देखो नेफ्रोटॉक्सिसिटी की मैं बात करने से पहले तो मैं एक बात बता देती हूँ कि पीसीटी की रीजनरेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, अगर वो डैमेज भी हो गया तो भी रीजनरेट कर जाएगा। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो मेनली पीसीटी पे जाके एक्यूमुलेट होते हैं। हमने देखा है कि 40 to 80% अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स सिर्फ और सिर्फ पीसीटी वाले रीजन में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर पीसीटी में क्या है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ, फिर से, फॉस्फोटिडाइल फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल, ठीक है। तो ये है, इसकी वजह से सारे एक्यूमुलेट पीसीटी में हो जाते हैं। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स मैंने बताया था कि कैटाइनिक नेचर का है तो वो एनाइंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो अब ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है मैंने बता दिया। अब ये क्या करता है, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी कॉज करता है, तो ये कैसे करता है ये भी बता देती हूँ। तो अगर हम तीसरी चीज की बात करें, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज की, तो
ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है कैल्शियम चैनल इनफ्लक्स को, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सोसाइटोसिस नहीं हो पा रही है ऑफ ACH वेसिकल, जिसके याद होगा ना, ये हमारा यहाँ पे वेसिकल्स हैं, इसके अंदर वो पड़ा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे जब कैल्शियम आएगा वो एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये सारा न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिकल साइनेप्सिस में आके गिरेगा, फिर वो एक्ट करेगा मेम्ब्रेन पे। तो तो ये उसको ही रुकवा दिया मतलब। तो किसको प्रिवेंट कर दिया इसने, प्रिवेंट कर दिया एक्सोसाइटोसिस ऑफ ACH वेसिकल, जिसकी वजह से ACH रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें करता है, पर 3 चीज ज्यादा याद रखना, हाँ चौथी चीज भी बहुत याद करना, टेरेटोजेनेसिटी। बेबीज में टेरेटोजेनेसिटी बहुत कॉमन है, तो प्रेगनेंसी में नहीं देना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेट करना है, प्रेगनेंसी में नहीं देना है, मतलब नहीं देना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ध्यान से ड्रग्स इसी वजह से पढ़ा करो। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करा देता है। ठीक है, ये सारे तो मैंने बता ही दिए तुम्हें। अब कुछ कुछ जैसे ऑब्जेक्टिव पर्पज से बता देते हैं, जैसे जो पेपर में आते हैं कि सबसे ज्यादा वेस्टिबुलोजेनिक वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी कौन करता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो मोस्ट वेस्टिबुलो टॉक्सिक होता है। अगर हम बात करें नियोमाइसिन की, तो नियोमाइसिन सबसे ज्यादा कॉक्लियर टॉक्सिक होता है, कॉक्लियो टॉक्सिक कह सकते हैं ना, कॉक्लियो टॉक्सिक। ठीक है, और अगर हम ऐसे ही बात करें कि जो नियोमाइसिन है वो मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक भी है। ठीक है, और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होता है। ये तो याद हो सकता है, एन फॉर नियो, एन फॉर मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक, दूसरा अपोजिट में लीस्ट वाला चला जाएगा। इस वाले को याद कर लेना कि जो नियोमाइसिन है वो कॉक्लिया, कैसे याद करोगे, देखो ऐसे याद कर सकते हो, कॉक्लिया ऐसे होती है ना, रोटेट रोटेट ऐसे, तो नियो, नियो नाम का लड़का चक्कर लगा रहा है, नियो, मुझे तो पता नहीं, ऐसा इमेजिन ही अजीब ही तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि हमें कब कब अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स नहीं देनी है, किसी हाइपर सेंसिटिव पेशेंट में नहीं देनी है, किसी का जिसका, अगर कोई पेशेंट है जिसका इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं है तो उसमें नहीं देनी है, किसी को रीनल फेलियर है तो नहीं देनी है, कोई कोई गाइड डॉग है, ठीक है, जो गाइड करते हैं डॉग्स, उसमें नहीं देनी है, उसमें डेफनेस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, और अब हम इसके यूज की बात कर लेते हैं, अरे देनी कहाँ है फिर। ठीक है, तो हम दे सकते हैं, कोई भी GIT इन्फेक्शंस हो उसमें दे सकते हैं। ठीक है, एंडोमेट्राइटिस है तो दे सकते हैं, मेस्टाइटिस है तो भी दे सकते हैं। ठीक है, सेप्टिसीमिया है, सेप्टिसीमिया में तो बहुत ही देते हैं। ठीक है, UTI है, UTI में भी काफी देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, UTI और सेप्टिसीमिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि नेवल इल वाले जो केसेस होते हैं उसमें बहुत कॉमनली यूज होता है। अब इसके कुछ चीज़ों के नाम देख लेते हैं, कि अगर हम नियोमाइसिन की बात करें तो मैंने बताया था नियोमाइसिन कहाँ से ऑब्टेंड होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेडी से। ठीक है, नियोमाइसिन के 3 टाइप्स होते हैं, एक A, B, C। जो A वाला पार्ट होता है वो इनएक्टिव होता है, और B और C जो होते हैं वो एक्टिव टाइप्स के होते हैं। तो हम मेनली जो है वो नियोमाइसिन B ही आता है जो यूज करते हैं हम, जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, और ये दोनों पे काम करता है, ग्राम पॉजिटिव पे भी और ग्राम नेगेटिव पे भी, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले में थे। ठीक है, और ये मेनली आई ईयर और स्किन इन्फेक्शंस में यूज होता है। ये तुमने देखा होगा न्यूस्पोरिन पाउडर में जो आता है नियोमाइसिन, उसमें आई ईयर और स्किन इन्फेक्शन में बेसिकली यूज होता है। ठीक है,
तो अगर हम बात करें कैनामाइसिन की, कैनामाइसिन के भी 3 टाइप्स होते हैं, ABC, जिसमें से A ज़्यादा एक्टिव होता है इसमें, ये ध्यान रखना, और B और C इसमें इनएक्टिव टाइप के होते हैं। वैसे MCQs में कभी-कभी पूछ लिया जाता है। अब आ जाते हैं जेंटामिसिन पे। जेंटामिसिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होता है। ये भी मतलब ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करता है, ग्राम नेगेटिव पे भी, और ओकेजनली सूडोमोनास पे भी एक्ट कर लेता है ये। ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि जेंटामिसिन के लिए भी रेजिस्टेंट शो करते हैं, रेजिस्टेंस, तो उनके लिए हम यूज करते हैं टोब्रामाइसिन। ठीक है, टोब्रामाइसिन ध्यान रखना। जो मतलब कुछ बैक्टीरिया होंगे जो कि सेंसिटिव नहीं है जेंटामिसिन से, तो फिर हम उनके रिप्लेसमेंट में टोब्रामाइसिन दे सकते हैं। ठीक है। और एक मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंट बताया था अमीकासिन। अमीकासिन अमीकासिन जो होता है ये रेजिस्टेंट होता है इनएक्टिवेटिंग एंजाइम से। ठीक है। तो अब हम एक पेज में इसकी समरी याद कर लेते हैं। ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या थे? 2 or more amino groups attached to hexose sugar by a glycosidic linkage। ठीक है, किसने दिया? ये वॉकमैन ने दिया, वॉक्समैन ने सबसे पहले। इसे नोबेल प्राइज मिल गया, वैसे 1944 में दिया था, 1952 के करीब करीब में नोबेल प्राइज मिल गया। ये हो गई हमारी हिस्ट्री स्ट्रक्चर। इसके 3 क्लासिफिकेशन थे, एक नैरो स्पेक्ट्रम, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और एक जो है एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम। ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम में स्ट्रेप्टोमाइसिन और डाइहाइड्रोस्पेक्ट्रोमाइसिन, फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, फिर एक्सटेंडेड में। ठीक है, याद कर लेना खुद से। वो काम की चीज़ नहीं, काम की चीज़ बताते हैं। काम की चीज़ इज प्रॉपर्टी कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसकी पोलैरिटी होती है OH की वजह से, ये अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, और यही सारी चीज़ें। ठीक है। और ये कैटाइनिक नेचर का होता है। ठीक है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बस ये ध्यान रखना है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है। कि क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कैसे करता है? बाय प्रिवेंटिंग द स्टेप ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रिवेंटिंग द स्टेप ऑफ इनिशिएशन। और मेनली किस पे एक्ट करता है? 30S पे। ये क्वेश्चन तो पूछने के लिए आएगा। वैसे तो दोनों पे करता है, पर 30S पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। तो इनिशिएशन के स्टेप को रोक देता है, इनिशिएशन वाला जो है ट्रांसलेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मैं इसकी वजह से क्या बोल सकते हैं, मिस रीडिंग ऑफ कोडॉन कर देता है, या फिर ठीक है वो कह सकते हैं। ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बस इतना ही याद रखना है, वो कथा नहीं याद रखनी है, वो कथा पेपर में लिखी जाती है। याद करने के लिए बस इतना ही करना है कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, 30S पे काम करता है, और कैसे काम करता है? इनिशिएशन को प्रिवेंट करके। ठीक है। और जो है, और टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी तो मतलब मस्ट है। ऊटोटॉक्सिसिटी करता है, जिसमें कॉक्लियर और वेस्टिबुलर दोनों को ही लेके डूब जाता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी में भी PCT वाला रीजन से प्यार है, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करता है, और टेरेटोजेनेसिटी शो करता है, और हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है। ये चीज याद कर लेना, इतने में हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अमाइनो ग्लाइकोसाइड के लिए ऑन याद कर लेना, बस मैंने तो ऐसे याद कर रखा था। अमाइनो ग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी के लिए ऑन, ऊटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है। न्यूरो नहीं, न्यूरो कह सकते हैं, बट न्यूरो मस्कुलर टॉक्सिसिटी है। ठीक है। तो ये इतना टॉक्सिसिटी याद कर लेना। यूज में तो मैं बता ही दिया है कहाँ कहाँ यूज होगा, सेप्टिसीमिया और UTI वगैरह बहुत आसानी से याद कर लेना। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।